दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी उड़ान। सुबह की धूप अंदर तक आ रही थी। ऑफिस के लिए निकलते वक्त जरूर अतुल ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो बार बार दीवार से भिड़ रहा था और उसकी आवाज मेरी कनपटी पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मुझे उठकर उसको बंद कर देना चाहिए था। अस्त व्यस्त पड़े किचन को समेट लेना चाहिए था। विविध भारती लगाकर कड़क चाय का दूसरा कप सुड़कते हुए सुकून से अखबार पढ़ना चाहिए था, पर मैं ये सब नहीं कर पा रही थी। कुर्सी के हत्थे को पूरी ताकत से पकड़े हुए जैसे जम के रह गई थी। सामने मेज पर अधखुले लिफाफे से झांकता खत ऐसे फड़फड़ा रहा था मानो अगर जरा भी उस खत की जद से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो सरसरा कर मुझे डस लेगा। कागज को चीर कर उसकी लिखावट ने जैसे डंक मारकर मुझे सुन्न कर दिया था। आज सुबह ही तो ऑफिस जाने से पहले अतुल ने इसको थमाते हुए कहा था, अरे स्वाति, उस चिट्ठी के बारे में बताया तो बिल्कुल भूल ही गया यार। तुम्हारे उन जबलपुर वाले चाचा जी की है, हमसे मिलने आ रहे हैं वो लोग। कल सुबह की ट्रेन है। लो, बाकी सब खुद ही आराम से पढ़ लेना तुम। मैं सन्न रह गई थी। गरम चाय मेरे हाथों पर छलक आई, लेकिन दर्द न तो मेरी आंखों के रास्ते बाहर आ पाया न मेरे होठों के। मैं तो ये भी नहीं कह पाई कि अतुल रुक जाओ, यहां छोड़कर मत जाओ। मुझे लग रहा था जैसे उस खत में आंखें उगाई थीं, बिल्कुल वैसी जैसी उस लिखने वाले की थीं। हल्की झुर्रियों में दबी जर्द कंजी पनीली आंखें, लपलपाती हुई निगलने को बढ़ी आ रही खौफनाक आंखें। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे उठ जाना चाहिए था, दूर भाग जाना चाहिए था। आखिर अब मैं कोई 4-5 साल की बच्ची थोड़े थी, बल्कि 5 साल की रिया की मां थी। पर उस चाचा जी नाम के आदमी के खत ने आज फिर मुझे उसी मासूम उम्र में ले जाके पटक दिया था जब मेरी सारी परियों की कहानियां छनाक से टूट गई थी। मेरा दम घुट रहा था, तेज कपकपाहट हो रही थी। इतनी कोशिशों के बावजूद उस चाचा जी ने मुझको आखिरकार ढूंढ ही निकाला था। जिस डर और शर्मिंदगी को इतने सालों से दबाने की नाकाम कोशिश करती रही थी, वो फिर उफनने लगा था। न चाहते हुए भी असहाय सी खींची जा रही थी बहुत पीछे, यादों के उस दौर में जब चाचा जी नाम का वो शख्स मेरी जिंदगी में आया था। मेरी शुरुआती यादों में चटकीले रंग थे, खुशबू थी, फूल थे, तितलियां थीं। पापा के कंधे पर बैठकर देखे गए मेले थे। मम्मी की नकल में छोटी छोटी बेली हुई टेढ़ी मेढ़ी रोटियां थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी उन यादों के रंग धुंधलाते चले गए, मरते चले गए थे। एक दिन पापा ने आवाज दी थी, गुड़िया देख, तेरे चाचा जी आए हैं। और सबकी गोदी में दौड़कर चढ़ जाने वाले मेरे नन्हे कदम न जाने क्यों पर्दे की ओट में ही ठिठक गए थे। कुछ था जो सहमा गया था। लेकिन जब चाची ने बैग से बड़ी सी चॉकलेट निकाली थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। चाची की तरफ मैंने दौड़ लगा दी थी, पर बीच में ही उस आदमी ने उठकर फुर्ती से मुझको लपक लिया था। अरे, ये तो सचमुच की गुड़िया है, उसने अजीब फंसी सी आवाज में कहा था। और सब लोग हंस दिए थे, पर मैं नहीं। उसकी दाढ़ी के कांटे मुझे पता नहीं कहां कहां चुभ रहे थे। उसकी पकड़ में मेरी सांस रुक रही थी। मैं कसमसाते हुए छूटने की कोशिश कर रही थी, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। कोई भी मेरी परेशानी समझ नहीं रहा था। सबको वो चाचा जी ही अच्छे लग रहे थे, इसलिए होंठ भींचकर मैं चुपचाप बैठी रही। वो तकलीफ जिसे उस उम्र में समझना भी मुश्किल था, मुझे वो जख्म दे गई थी जो फिर कभी नहीं भरे। उसका हमारे घर आना बढ़ता चला गया और मेरी नापसंदगी डर में बदल गई। मम्मी कहती, अरे चली जाना उनके साथ बाजार। या पापा कहते, यार तू ही देख ले स्वाति की पढ़ाई। और फिर मेरी कपकपाती हुई ना उस आदमी के ठहाके तले दब जाती। फिर और बड़े होते होते मेरे हिस्से की डरावनी यादें बढ़ती ही चली गईं।
क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा था? क्यों नहीं मैं कुछ कर पाती? ये सोचकर गुस्सा भी आता था, लेकिन शर्मिंदगी तले दब जाता था। उस आदमी की छुअन को अपने से रगड़कर छुड़ाते हुए अपने शरीर से ही नफरत होने लगी थी मुझको। अपने बदरंग बेडौल कपड़ों की आस्तीनें नीचे खींचकर मैं अपनी उंगलियां तक ढकने की कोशिश करती। किसी की उंगलियां न फंस सकें इसलिए बालियां उतार देती। मेरे दुपट्टे में कोई दर्जन भर सेफ्टी पिन खुसे होते और कस के बंधे जूड़े में उससे भी ज्यादा क्लिप्स। मैंने खेलने जाना, दोस्त बनाना, लोगों से मिलना मिलाना बिल्कुल बंद कर दिया था। जरूर मुझ में ही कोई प्रॉब्लम होगी, ये बात अंदर तक बैठ गई थी। और अब तो उनकी फुसफुसाहट दांत पीसती धमकी में तब्दील हो चुकी थी। ये बात भर गई थी कि उनकी शिकायत करने का मतलब मुझे ही गंदी लड़की समझा जाना होगा। ऐसे में जब शादी के लिए अतुल का रिश्ता आया तो मुझे लगा मानो दलदल से निकलने के लिए किसी ने रस्सी फेंक दी हो। बिना किसी उमंग के मैंने हां कर दी थी, पर मैं कहां जानती थी कि पुरानी यादों के दानव इतनी आसानी से पीछा कहां छोड़ते हैं। शादी मेरे लिए कोई खूबसूरत बंधन नहीं बल्कि चाचा जी के शिकंजे से छूटने का एक रास्ता थी। लेकिन अतुल को देखकर मुझे पहली बार दहशत के अलावा भी कुछ महसूस होने लगा था। मेरे जिस्म पर दमकता लहंगा, सिंदूर, चूड़ियां और महावर का लाल रंग जिंदगी की कालिख को धीरे धीरे ढक रहा था। अतुल के साथ फेरे लेते मेरे लड़खड़ाते कदम सधने लगे थे। उसके साथ शादी के वचन दोहराते हुए मैं एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। मंत्रोच्चार के बीच उसका स्पर्श किसी थेरेपी की तरह लग रहा था। धीरे धीरे अतुल का प्यार मुझ पर असर करने लगा था। मैं जीने की कोशिश करने लगी थी। खुद को एक इस्तेमाल की हुई चीज समझने की शर्मिंदगी को भूलने लगी थी। दुनिया सिमट गई थी मेरी। जबरदस्ती खुश रहने की मेरी कोशिश काफी हद तक कामयाब भी हो रही थी। कभी कभी मन होता कि अपने अतीत के बारे में अतुल से बात करूं, लेकिन तब कहीं दूर बैठी वो दहशत जहन पर हावी हो जाती और मैं पूरी ताकत से होंठ भींच लेती। वक्त गुजरता गया, फिर रिया का जन्म हमको खुशियों से भिगो गया और जता भी गया कि हम कुछ अजीब से मम्मी पापा थे। उसकी नन्ही कुनमुनाती शक्ल देखकर अतुल आंखें पोंछते हुए कह रहे थे, ये शादी करके विदा हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? और उसके माथे पर ढिठौना लगाते मेरा गला भर आया था। ये बड़ी ही ना हो तो कितना अच्छा। लेकिन जल्द ही आशंका फिर सर उठाने लगी थी। उधर वो बड़ी होने लगी और इधर मेरा खौफ भी। वो जरा सा रोती तो मैं सब तरफ शक से देखती। वो घुटने चलने की कोशिश करती तो मैं उसे गोद में वापस खींच लेती। हालांकि मुझे महसूस हो रहा था कि अतुल को मेरा बर्ताव कुछ अजीब लगने लगा था। हमारा रिश्ता तब चरमरा गया जब अतुल तो रिया के लिए एक नामी प्री नर्सरी स्कूल का फॉर्म ले आए, लेकिन मैं जिद करके उसका एडमिशन एक छोटे से गर्ल्स स्कूल में करा आई। वहां मैं उसे खुद लेने और छोड़ने जा सकती थी। पहली बार मैंने अतुल को इतना नाराज देखा था। तब अपनी सारी हिम्मत बटोर कर मैंने फैसला किया कि अतुल को अब सब कुछ बता देना चाहिए। अतुल, मेरी आवाज पर वो पलटा। मैं आगे कुछ कह पाती तभी मुझे अपने गालों पर खैनी की बदबूदार सांसों की लपट महसूस होने लगी और सुनाई दी वही लार टपकाती नक्की सी आवाज, अगर किसी से कुछ कहा तो सब तुम्हें ही बैड गर्ल समझेंगे, कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा, समझी? और मेरे अंदर वही डरी सहमी बच्ची फिर उभर आई। कहीं अतुल ने मुझे ही दोषी समझ लिया तो? उसकी सवालिया निगाहों को दरकिनार करती चुपचाप मैं लौट आई। मैं समझ गई थी कि ये डर, ये बेबसी, ये शर्मिंदगी, ये तकलीफ मुझे हमेशा अंदर ही अंदर जलाते रहेंगे। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इम्तिहान तो अभी बाकी था। धागों की तरह ही रिश्तों को सुलझाने की बेतरह कोशिश भी अक्सर उन्हें और उलझा देती है। सब ठीक है ये प्रूव करने के लिए जब मैं जबरदस्ती मुस्कुराती
अतुल से ज्यादा प्यार जताती और रिया को कुछ ज्यादा ही दुलारने लग जाती तो शायद मेरा मुखौटा खिसकने लग जाता था, क्योंकि अतुल को अब कई बार मैं अपनी तरफ गौर करते पाती तो सकपका जाती। इस बीच वक्त का हिंडोला तेजी से चक्कर लगा रहा था। रिया कोई 4.5 साल की हो गई थी। उस दिन उसके वैक्सीनेशन के लिए हम डॉक्टर के पास गए हुए थे। अतुल और मैं बाहर लॉबी में नर्वस से खड़े थे कि रिया के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दौड़ते हुए हम अंदर पहुंचे तो देखा इंजेक्शन तो लग ही नहीं पाया था। हमें देखते ही रिया अपनी फ्रॉक ठीक करते हुए मासूमियत से बोली, बैड टच था ना मामा, तभी शाउट कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरा। ये आश्वस्ति उसके बचपन को एक बुरा सपना बनने से बचा सकती थी। डॉक्टर ने भी हंसते हुए मेरी पीठ थपथपा दी, लेकिन अतुल अचकचा गया था। कुछ सख्ती से वो बोला, अरे लेकिन जरूरत क्या थी भाई इस छोटे से बच्चे को ये सब सिखाने की। डूबते दिल से मैं कोई जवाब तलाश ही रही थी कि तभी डॉक्टर सख्ती से बोली, आपकी वाइफ ने बिल्कुल सही किया है। बच्चों को अवेयर करना, उनकी बात सुनना उनको अब्यूज से बचाता है, वरना इनके जख्म जिंदगी भर भर नहीं पाते हैं। बस यही बात तो मैं भी कहना चाहती थी, लेकिन आवाज घुट के रह गई थी। अतुल के चेहरे पर शायद शौक था या कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रही थी। जो बातें महज आंकड़े लगा करती हैं, वो जब खुद को छूते हुए निकले तो शायद ऐसा ही लगता होगा। शायद वक्त आ गया था कि मैं अपने अतीत को अतुल के सामने रख दूं। डॉक्टर के वाकये के बाद कुछ हिम्मत तो आ ही गई थी मुझ में, और अभी मैं कोई रास्ता तलाश ही रही थी कि उस बदनीयत आदमी ने मुझको ढूंढ निकाला था और वो खत भेज दिया था। और उस खत का ध्यान आते ही यादों का मेरा सफर एक झटके में खत्म हो गया। मैं उसी कमरे में वापस आ गिरी जहां दहशत से बंधे पंख लिए सुबह से बैठी थी, और मुझे चुनौती देता वो खत सामने मेज पर फड़फड़ा रहा था। जिस डरावने सपने को नजरअंदाज करने में इतना वक्त लगाया था, वो सामने खड़ा था। अब या तो मौत थी या मुक्ति। घड़ी की सुइयां इतनी तेजी से भाग सकती हैं, ये मुझे आज पता चला। रिया के स्कूल से लौटने का वक्त मुझे पता ही नहीं चला था, लेकिन उसको लेने जाने के पहले मुझे अपने ऊपर काबू पाना था। मैं अपने ही घर में इस नामुराद खत का कोई नामो निशान तक नहीं छोड़ सकती थी, जहां मेरी बेटी भी हो। मैंने चंद गहरी सांसें ली, कांपते पैरों पर अपना जिस्म सीधा किया, जल्दी से उस खत को उठाकर बाथरूम की ओर दौड़ लगाई और उसके टुकड़े टुकड़े करके बहा दिया। लेकिन एक लिजलिजापन मेरे हाथों से चिपक के रह गया था। मैंने ब्रश उठाया और पूरी ताकत से अपने हाथों को घिसना शुरू कर दिया। इस खत के जरिए मुझसे चिपक गई उस आदमी की छुअन को खुद से छुड़ाने की मैं पुरजोर कोशिश कर रही थी। जगह जगह खून झलक आया था, दर्द से आंसू छलक आए थे, लेकिन वो एहसास अभी भी मेरे दिलो दिमाग से जा नहीं रहे थे। रिया को स्कूल से लाते वक्त मैंने तय कर लिया था कि मैं शाम को ही अतुल से बात करूंगी। कुछ भी कह सुन के उसको इस बात के लिए राजी कर लूंगी कि सुबह ही हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, ताकि जब वो आदमी यहां आए तो उसे कोई मिले ही नहीं। मेरे बौखलाए दिमाग को ये सब सोचकर अब कुछ राहत मिल रही थी। शाम को ऑफिस से लौटकर अतुल ने घर का चक्कर लगाया। कहीं भी वो खास तैयारियां नहीं थीं जो किसी के भी आने पर मैं किया करती थी। मैं जानती थी कि वो बहुत सारे सवाल लेकर मेरे सामने आने वाला है। मैंने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट ओढ़ ली और उसके कुछ पूछने के पहले आवाज को जबरदस्ती खुशनुमा बनाते हुए बोल पड़ी, अतुल कहीं घूमने चले? वो हैरानी से बोला, अभी मार्केट चलना है क्या? चलो फिर। नहीं, मैंने अपनी मुस्कुराहट और चौड़ी कर ली। कहीं बाहर चलते हैं ना 3-4 दिनों के लिए? अरे अभी कैसे पॉसिबल है यार, मेरी मीटिंग, रिया का स्कूल। नहीं यार, अपनी बात मनवाने की मैंने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन सब बेकार गईं। फिर हार कर मैंने खुद को ही समझाया कि हो सकता है सब कुछ बदल गया हो। अब मुझे परेशान करने की हिम्मत शायद वो ना कर पाए। लेकिन मेरी करवटें मेरी थकान और बढ़ा रही थीं। वो अमावस की रात
मेरे हलक में अटकी हुई थी। सुबह का सूरज मुझे अपना दुश्मन नजर आ रहा था। मेरा बस चलता तो कैलेंडर से आज का दिन ही निकाल फेंकती। सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाती, कहीं कहीं छिप के बैठ जाती और निकलती ही नहीं। पर ऐसा कुछ हो कहां पाया। और फिर निश्चित समय पर अपने पूरे परिवार के साथ वो शख्स हाजिर था। बदन दोहरा गया था, बाल उड़ चुके थे, लेकिन आंखें अभी भी वैसी ही शातिर थीं। उनकी लपट के सामने मैं फिर से खुद को एक बेबस बच्ची ही महसूस कर रही थी। बेखबर अतुल उन सबकी मेहमान नवाजी में जुटे हुए थे और मैं एक बार फिर पुराने बदरंग कपड़ों के खोल में खुद को छुपाती पूरी ताकत से कुर्सी के हत्थे को जकड़े बैठी हुई थी। तभी उसके भद्दे होंठ हिले। अरे, हमारी स्वाति की बिटिया भी उसी की तरह गुड़िया जैसी लगती है ना। चौंक कर मैंने ऊपर देखा। वो कुटिलता से मुस्कुरा रहा था, जैसे अपने शिकार से खेल रहा हो, और उसे यकीन था कि आज भी मेरी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी। मेरा अतीत एक बार फिर जिंदा हो रहा था, पर उसमें मेरी जगह मेरी बच्ची दिखाई पड़ रही थी। अचानक तड़ाक से मेरे अंदर कुछ टूट गया। गुस्से की एक तेज लहर मेरा डर और मेरी शर्मिंदगी बहा के ले गई। बिजली की तरह आगे बढ़कर मैंने रिया को उसकी गोद से खींच लिया। फिर चटाख की तेज आवाज गूंजी। यकीन ही नहीं हुआ कि वो करारा थप्पड़ मैंने उस आदमी के गाल पर जड़ दिया था। फिर उसकी आंखों में मुझको हैरानी दिखी और दिखा डर। अब वो उस मां से डर रहा था जिसने अपनी बेटी की खातिर उसके दहशत के पिंजरे को तोड़ डाला था। अब रुकना मुश्किल था। मेरे अंदर का बांध तोड़कर सारा अनकहा दर्द एक सैलाब सा उमड़ा चला आ रहा था। वो सारी यातनाएं जिन्होंने मेरे वजूद को घायल कर रखा था, एक एक करके आज मेरी जबान पर आती जा रही थी। मेरे ऊपर लिपटी शॉल नीचे गिर चुकी थी और मेरे हाथ किसी हथियार की तरह उस पे बरसते जा रहे थे। वो दहकता हुआ लावा जो मेरे अंतर्मन में दबा हुआ था, आज फूट पड़ा था। उस चाचा जी की पत्नी, बेटे, बेटी, अतुल, सबके चेहरे पर उभरती हैरत अब उस शख्स के लिए नफरत में बदलती जा रही थी। सब उठकर मेरे बगल में खड़े हो गए थे। अतुल की बाहें मुझे अपने कंधों पर महसूस हो रही थीं और अपने चेहरे को हाथों से ढांपने की कोशिश करता चाचा जी नाम का वो कलंक शर्मिंदगी के दलदल में धंसा जा रहा था। एक हल्कापन महसूस कर रही थी मैं। जख्मों को छिपाए रखने से वो नासूर बन जाते हैं। नश्तर चलाने की हिम्मत जब मैंने कर ली तो उनका बढ़ना भी तय था। गुनाह तो उसने किया था। अपने ही परिवार की नजर में गिरना उसकी सबसे बड़ी सजा थी। लेकिन अब मैं उसे कानून के हाथों भी सजा मिलते देखना चाहती थी। मेरे अंदर कहीं हमेशा सुबकती रही बच्ची के लिए यह जरूरी था और मेरी अपनी बेटी के लिए भी। अपने डर का सामना करके मैं जीत गई थी। अब मैं आजाद थी। आज भी खुले दरवाजे से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। लेकिन अब यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला था जो हमें कभी जकड़ सके। मैं अपने पंख फैलाकर उड़ान भर रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।